अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसमें मैं जो जो चीज़ें कवर करने वाली हूँ वो ये हैं कि पहला इंक्रीजिंग पाथवे ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग इन डिटेल, थर्ड इंक्रीजिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, मतलब सेम चीज़ है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी वही लिखना है, और mechanism of blood coagulation by both intrinsic and extrinsic as well, and that's it. So इसमें I would like to, if you just open that flow chart जो कि एक एग्जाम में गिवन है अबाउट एक्सटेंसिंग एंड इंट्रेंसिंग, तो उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब इस आंसर को शुरू करते हैं। Hemostasis is defined as the process of arrest of bleeding while maintaining blood in a fluid state within a vascular system. And hemostasis is the mechanism by which loss of blood from vascular system is prevented by a complex interaction of vessel wall, platelets and plasma proteins. This happens broadly in two stages, primary and secondary. तो इसमें बेसिकली हम हीमोस्टेसिस के पहले देखते हैं कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। तो जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है, दिस इज द इनिशियल स्टेज ड्यूरिंग विच वेस्कुलर वॉल एंड प्लेटलेट इंटरेक्ट टू लिमिट द ब्लड लॉस फ्रॉम डैमेज वेसल। दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी हीमोस्टेसिस एज प्लेटलेट फ्लो अलोन कैन नॉट ब्लीडिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में बेसिकली जिसमें डेफिनेटिव हीमोस्टेटिक प्लग बनता है, तो वो कब बनता है, जब फाइब्रिन जो टेम्पररी प्लग है उससे आके अटैच हो जाता है, दैट मेक दैट प्लग डेफिनेटिव। अब मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो अभी पहले मैं आपको फैक्टर्स बताती हूँ। तो टोटल 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर 1 जो कि है फाइब्रिनोजन, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 है थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 4 है कैल्शियम आयंस, फैक्टर 5 है लेबाइल फैक्टर, फैक्टर 6 क्या है, उसकी प्रेजेंस को ना अप्रूव नहीं किया गया है। तो फैक्टर 7 है हमारा स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 सिचुआर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर, फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नाउ स्टेजेस ऑफ क्लॉटिंग, तो स्टेज जो क्लॉटिंग की स्टेजेस हैं वो 3 में डिवाइड है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ना सेकेंड स्टेज आएगी कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड थर्ड स्टेज आएगी कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो अभी हम एक एक करके से पढ़ते हैं। तो पहली है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये ना 2 तरीके से हो सकता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो जो एक्सट्रिंसिक है ना, तो जो फैक्टर 3 होता है वो इनिशिएट करता है इस पाथवे को जब भी टिश्यू में डैमेज होता है इंजरी के बाद। तो आफ्टर इंजरी दीज टिश्यूज रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन विच कंटेन प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन विच एक्ट एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। तो जो ये भी टिश्यू होता है वो ये सब रिलीज़ करता है। क्या क्या रिलीज़ करता है, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि कैसे वर्क करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड है ये कंपोनेंट होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन के, ठीक है। द ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो फैक्टर 10 है उसको एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 5। ओके, लेट मी स्टार्ट। अब इसके बाद करते हैं एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है वो रिएक्ट करता है फैक्टर 5 से एंड फॉस्फोलिपिड कंटेंट से ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम।
तो अब जो एक्टिवेटेड 10 है वो रिएक्ट करेगा फैक्टर 5 से एंड फॉस्फोलिपिड कंटेंट, किसका कंटेंट, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का, टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ओके, नाउ जो प्रोथ्रोम्बिन था वो हमारा कौन सा फैक्टर था, जो भी फैक्टर पढ़े वो था फैक्टर नंबर 2। नाउ फैक्टर 5 जो है इज एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बिन formed from prothrombin. This factor 5 now accelerates formation of prothrombin activator. तो अब जो ये 5th फैक्टर है ये किससे एक्टिवेट करेगा, बाय द थ्रोम्बिन, जो कि किससे बना है, प्रोथ्रोम्बिन से। और ये जो फैक्टर 5 है ये एक्सेलरेट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को। सो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक होने के बाद मैं फ्लो चार्ट दिखा दूंगी एंड देन रिवाइज भी कर लेंगे उससे। अब इंट्रिंसिक पाथवे पे आते हैं। इट अकर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ड्यूरिंग इंजरी द ब्लड वेसल इज रप्चर्ड, एंडोथेलियम इज डैमेज्ड एंड कोलेजन बीनीथ एंडोथेलियम इज एक्सपोज्ड। ओके, तो जब फैक्टर 12 जब ये सब होता है तो फैक्टर 12 कॉन्टैक्ट में आता है कोलेजन के। इट कन्वर्टेड टू एक्टिव फैक्टर 12। तो जो ये एक्टिव फैक्टर 12 होता है ये कन्वर्ट जो इनएक्टिव 11 है उसको एक्टिव 11 में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जो जिसकी प्रेजेंस में होता है उसका नाम होता है काइनिनोजन, तो चाहो तो याद कर लेना। एंड द एक्टिवेटेड फैक्टर 11 एक्टिवेट्स फैक्टर 9 इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 9 है ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम। और जब प्लेटलेट comes in contact with collagen of damaged blood vessel, it releases phospholipids. Now active factor 10 reacts with platelet, phospholipid and factor 5 to form prothrombin activation in presence of calcium ion. Let me tell you कि जब प्लेटलेट उसके कांटेक्ट में आती है कोलेजन के, तो क्या होता है कि वो फॉस्फोलिपिड्स रिलीज करता है। अब जो अभी हमारा एक्टिवेटेड जो 9 फैक्टर था उसने एक्टिवेट करा फैक्टर 10 को, किसकी प्रेजेंस में, फैक्टर 8 की और कैल्शियम की। तो अब जैसे ये एक्टिवेट हो गया तो अब फैक्टर 10 और फॉस्फोलिपिड्स एंड फैक्टर 5, तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 10 फॉस्फोलिपिड्स एंड फैक्टर 5, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। अब फैक्टर 5 जो है वो इज एक्टिवेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक मेथड। तो फैक्टर 5 जो है वो पॉजिटिव फीडबैक से फॉर्म होता रहता है। सो अभी मैं इसको चार्ट से समझाती हूँ। सो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं तो टिश्यू ट्रोमा या प्लस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या रिलीज करा इन्होंने, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। फिर जो फैक्टर 8 की प्रेजेंस में इन्होंने 10 को एक्टिवेटेड 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एक्टिवेटेड 10 है ये कैल्शियम और फैक्टर 5 की प्रेजेंस में, और अब ये भी आ गए हैं साथ में, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, इनकी प्रेजेंस में प्लस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना। अब इसकी बात करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे में एंडोथेलियल डैमेज हुई, कोलेजन एक्सपोजर हुआ, HMW काइनोजन ग्लिसरीन की प्रेजेंस में जो 12 फैक्टर था वो एक्टिवेट हुआ। अब HMW काइनोजन की प्रेजेंस में और जो 12A है, लाइक 12 एक्टिवेटर है, वो 11 ने कन्वर्ट करा
11 एक्टिवेटर, लाइक इट एक्टिवेट्स 11th क्लॉटिंग फैक्टर। फिर कैल्शियम की प्रेजेंस में 9th को एक्टिवेट किया 9th फैक्टर में, और फिर 8th की प्रेजेंस में प्लस कैल्शियम 10 को कन्वर्ट करा एक्टिवेटर 10 में। अब ये जो एक्टिवेटर 10 है वो 5th की प्रेजेंस में प्लस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना क्यों है? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है किसकी प्रेजेंस में? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में। और ये थ्रोम्बिन पॉजिटिव फीडबैक देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या बने? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दैट्स अ पॉजिटिव फीडबैक। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, इंट्रिंसिक पाथवे हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या हुआ था कि टिश्यू ट्रोमा प्लस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने रिलीज करे ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। फिर इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 उन्होंने 10 को एक्टिवेट किया, 10 फैक्टर को। फिर अब 10 एक्टिवेट जो हुआ है फैक्टर 10 वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा किस किस की प्रेजेंस में? कैल्शियम की, फैक्टर 5 की, और फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस में, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस में। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है अब उसमें थ्रोम्बिन को एज मतलब थ्रोम्बिन का कोई रोल नहीं है, बट थ्रोम्बिन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बने, तो इसीलिए उसको लिखा हुआ है। एंड फिर आते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में। एंडोथीलियल डैमेज हुआ, कोलेजन एक्सपोजर हुआ, HMW काइनोजन और क्लिक्रेन की प्रेजेंस में 12 जो है वो एक्टिवेट हो गया 12A में। अब ये तुम लिखो मत लिखो HMW वाला, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब 12A किसको एक्टिवेट करेगा? 11 को 11A में। अब 11A इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 9 को 9A में, और 9th A 10th को कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 प्लस कैल्शियम। एंड फिर जो है ये 10A फैक्टर 5th की प्रेजेंस में और फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा। अब जो प्रोथ्रोम्बिन से मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन एक्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन पे, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाएगा, और थ्रोम्बिन जो है पॉजिटिव फीडबैक देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बने। ओके, तो अब फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजन है इज कन्वर्टेड टू फाइब्रिन बाय प्रोथ्रोम्बिन। मेक श्योर कि सोल्यूबल फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो रहा है इनसोल्यूबल फाइब्रिन में। तो जो फाइब्रिनोजन है इज कन्वर्टेड टू एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन ड्यू टू लॉस ऑफ 2 pairs ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइब्रिन कंटेन्स लूजली अरेंज्ड स्ट्रैंड्स which are modified later into tight aggregate by factor 13 in presence of calcium ion। तो पहले इन्होंने बताया कि अब फाइब्रिनोजन एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन कैसे बना, क्योंकि उसने अपने 2 pairs ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स को लूज कर दिया, और जो फर्स्ट फॉर्म थी फाइब्रिन की वो लूजली अरेंज स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें। अब ये बाद में ना स्टेबल होते हैं बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर 13 इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, और जो फैक्टर 13 का नाम है उसका नाम ही यही है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब बात करते हैं 3 कोएगुलेंट्स होते हैं, 3 कोएगुलेंट्स, थ्रोम्बिन, सोडियम कैल्शियम एल्जिनेट और स्नेक विनोम, और 3 एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं, हिपैरिन, EDTA एडिटा और सिट्रेट्स। And the blood does not clot in vessels normally because in vessels it remains in circulation, and due to this certain enzymes which are involved in clotting remain in its inactive form, hence it does not clot normally in vessels। फिर इसमें थोड़ा सा इन्होंने
मतलब इट्स नॉट नेसेसरी हेयर, बट लेट मी एक्सप्लेन। एक हीमोफीलिया डिसीज़ है जो कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसीज़ है, जो कि अफेक्ट करती है मेल्स को, और फीमेल्स इसकी कैरियर्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड द फीचर ऑफ डिसीज इज प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम। इवन माइल्ड ट्रॉमा में लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड देन डेथ। अब हीमोफीलिया जो होता है वो किस किस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। हीमोफीलिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 इज नोन एज क्लासिकल हीमोफीलिया, and due to factor 9 it is known as Christmas disease. So it's all about the clotting.